हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ओके, सो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। तो ये सारी जो चीजें हैं जो ये हमने लिस्ट करी, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, ये सारी चीजें कार्बन से बनी होती हैं। दीज आर कार्बन बेस्ड, ठीक है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमोस्फियर इज क्वाइट मीगर। देखो, जो अमाउंट प्रेजेंट है कार्बन का हमारी अर्थ की एटमोस्फियर में एंड अर्थ की क्रस्ट में, वो बहुत ही ज्यादा कम है। इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लेकिन फिर भी कार्बन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ही कार्बन है एंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ऐसे प्योर फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट नहीं है, वो अपनी अलग अलग मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में, ठीक है। एंड द एटमोस्फियर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमोस्फियर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. देखो, बहुत ही कम अमाउंट है कार्बन का हमारे नेचर में, लेकिन फिर भी कार्बन की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही इमेंस है। ये हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा। ओके, आगे रीड करते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो कार्बन हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्यों? बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एलिमेंट बैलेंस होने के लिए अपने लास्ट शेल में वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। तो कार्बन भी स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? उसको अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या तो वो अपने इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर कार्बन क्या कर सकता है? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। अगर कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो फिर लास्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तब भी जो कार्बन है स्टेबल हो जाएगा। अगर लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो ये होना चाहिए कि लास्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर सकता है या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनको गेन करना, 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करना एंड इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इसमें काफी एनर्जी लगती है एंड ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से कार्बन क्या करता है? ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ना ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। उल्टा वो क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो शेयर करने पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा लिखा भी हुआ है। As we all know that atomic number of carbon is 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2,4। To attain a noble gas configuration, noble gas configuration को अटेन करने के लिए कार्बन would either gain 4 electrons और lose its 4 electrons from its valence shell। ये लास्ट वाला जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करेगा या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ठीक है। देन Having said that, it is difficult for a carbon atom to gain or lose its valence electrons। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करना या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। It is so because it is very difficult to hold extra electrons as this would require a large amount of energy। इसमें काफी एनर्जी लगेगी, ठीक है। टू रिमूव एंड ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में भी या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करने में भी काफी एनर्जी लगेगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन करता क्या है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ओके।
Thus carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons. तो कार्बन के पास ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको शेयर करता है विद अदर कार्बन एटम्स, और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी और दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ भी शेयर करता है। एंड क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बहुत ही इजी है, इनको समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल से भी हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखो, एक मॉलिक्यूल में जब 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर होता है, तब बनता है सिंगल बॉन्ड ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो ये एग्जांपल्स दिए यहाँ पर, इनके एग्जांपल को आगे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी भी। ओके, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, दोनों जो एटम्स होते हैं वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, वो दोनों एटम जब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तब बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिंपल है। ओके, when 3 pairs of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, तब बनता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। ओके, तो अब इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से आगे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये हम हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझेंगे। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, H2 का हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। तो अब इनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन का ये एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना कितनी ज्यादा उसमें एनर्जी लगेगी, ये ऑलरेडी पॉसिबल है ही नहीं। तो हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स उससे चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसके शेल में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके शेल में भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड इस हाइड्रोजन के एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब ये दोनों क्या करेंगे? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को और ये वाला हाइड्रोजन का एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों आपस में अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा? इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड इस वाले हाइड्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो इनके बीच में क्या बन गया? एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कोवलेंट बॉन्ड है बिकॉज इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इसलिए बना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से, यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने जब शेयर किया अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो आपको बीच में ये 2 एक्स के निशान दिख रहे हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये H2 का एक मॉलिक्यूल बन गया एंड ये क्या है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है इन दोनों एटम्स के बीच में। ओके, सिंपल है। एंड जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको हम एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, दोनों के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना, तो इनके बीच में हम ऐसे सिंगल डैश लगा देंगे। जब डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो 2 डैश लगा देंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो 3 डैश लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात करी हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल को हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे ऑक्सीजन के एग्जांपल से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,6।
ठीक है, 2,6 होगी, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो एक ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉन्ड बनता कैसे इनके बीच में। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो ये है ऑक्सीजन का एक एटम, ये है ऑक्सीजन का दूसरा एटम। ये जो आपको X के निशान है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। मतलब देखो, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, इसके ये 2 वैलेंस शेल होंगे। पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, और ये जो दूसरा वाला शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलेंस शेल में ये जितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर ये X के निशान से। ठीक है, तो ये X क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, विच इज कितने हैं, 6 हैं, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के एटम के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड यहाँ पर इस ऑक्सीजन के एटम में भी कितने, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये दोनों स्टेबल हो जाए। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होकर ये स्टेबल हो जाए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ये शेयर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, इसलिए बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों ने शेयर किया अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ऐसे बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज रहेंगे। अपने इन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने शेयर किया है, तो जिनको शेयर किया वो बीच में आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सिंपल। ओके, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये दूसरा एटम, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, ऐसे डबल डैश लगा देंगे, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसे ही अब हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लेते हैं। वही है आपको, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर दोनों शेयर करेंगे, इसलिए बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के एग्जांपल से समझते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,5। तो अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए, सो इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में, N2 के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। तो ये नाइट्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा एटम है। अब इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये दोनों एटम्स क्या करेंगे, अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। शेयर कर लेंगे तो बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने शेयर किया, तो ये बीच में आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3 दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो इसलिए बना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये 3 डैश लगा देंगे हम दोनों के बीच में। ओके, सो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। सो आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड एंड उनके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं, एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रोप्स। मतलब एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनको बोला जाता है एलोट्रोप्स। ठीक है, ये एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के सबसे पहला एलोट्रोप है डायमंड, सो इट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दिस carbon and atom is bonded to 4 other atoms of carbon forming the 3-dimensional structure। तो डायमंड में क्या होता है कि इसमें एक कार्बन का एटम और 3 दूसरे कार्बन के एटम से जुड़ा होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड इससे क्या बनता है, 3-dimensional स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, डायमंड में, यहाँ पर आप डायग्राम में देख भी सकते हो। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर। डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ पर प्रेजेंट है, एंड ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर क्यों है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती, बिकॉज देखो इसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो सारे जो कार्बन के एटम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, कोई भी एक कार्बन एटम फ्री नहीं होता है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। इस वजह से डायमंड क्या है, एक इंसुलेटर है। ओके,
इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। अब डायमंड को यूज कहाँ किया जाता है? रॉक्स को ड्रिल करने के लिए, कट करने के लिए, इन सब चीजों में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में भी डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है, सो डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अगला एलोट्रोप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है। इसमें क्या होता है? इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक हेक्सागोनल एरे की शेप में बनता है। देखो हेक्सागन की शेप में होता है एंड एरे होता है, मतलब ऐसे लेयर्स में होता है ये। ओके, यहाँ पर ये जो एक कार्बन का एटम है, मान लो ये एक कार्बन का एटम है, ये 3 कार्बन के एटम से जुड़ा होता है। देखो ये कार्बन का एटम इस वाले एटम से जुड़ा है, इस वाले एटम से जुड़ा हुआ है एंड इस वाले एटम से जुड़ा है। तो हर एक जो कार्बन एटम है वो 3-3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है एंड एक हेक्सागन का शेप बनता है एंड ये एरे की फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे लेयर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ये स्मूथ एंड स्लिपरी होता है इसका टेक्सचर। जैसे आप देखते होगे जो आपकी पेंसिल होती है, तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो स्मूथ भी होती है, स्लिपरी भी होती है। ओके, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है? बिकॉज हमें पता है इसमें एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम से जुड़ा होता है, तो इसमें जो एक कार्बन का एटम है वो फ्री होता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ओके, जबकि डायमंड के केस में कोई भी एटम फ्री नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। अब तीसरा एलोट्रोप है बुकमिंस्टर फुलरीन। सो इट इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, ये एक स्फीयर शेप में होता है, इसमें 60 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं एंड इसे स्फेरिकल सा मॉलिक्यूल का इसका शेप बन जाता है। ठीक है, इसमें ये एलोट्रोप है जिसमें क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स होता है जॉइंट टुगेदर एंड एक स्फेरिकल शेप बनता है। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। इसको बुकमिंस्टर फुलरीन को C60 भी बोला जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो हमने कार्बन के 3 एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। तो कार्बन का जो नेचर है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, मतलब कार्बन की इतनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से कार्बन इतने बॉन्ड्स फॉर्म कर पाता है, इतने कंपाउंड्स फॉर्म कर पाता है। सो कार्बन हैज अ वेरी वर्सेटाइल एंड यूनिक नेचर। तो ये क्यों है, किन प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिस वजह से कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन दूसरे एटम्स के साथ, कार्बन के एटम्स के साथ ही लिंक कर पाता है, बॉन्ड फॉर्म कर पाता है एंड इसी प्रॉपर्टी को, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसी को कैटिनेशन बोला जाता है। और दूसरे एलिमेंट्स में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जिस एक्सटेंट तक कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और किसी दूसरे एलिमेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, the self-linking property of carbon atom through covalent bonds to form long, straight, branched and rings of different sizes is called catenation। तो ये कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो कार्बन एटम है वो दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर पाता है एंड इसे लंबी लंबी चेन्स बना लेता है बॉन्ड्स की। ठीक है, लंबी लंबी चेन्स बन जाती है, स्ट्रेट चेन भी बनती है, ब्रांच्ड चेन भी बनती है, ठीक है, एंड क्लोज्ड चेन भी बनती है। इनके बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कार्बन क्या करता है और दूसरे एटम्स के साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एंड जो बॉन्ड बनता है तो उसकी लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेट चेन आपको देखने को मिलती है, ब्रांच चेन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लोज चेन भी बनती है। तो कार्बन की इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो और दूसरे एलिमेंट में भी होती है, जैसे सिलिकॉन में होती है, लेकिन जिस एक्सटेंट तक कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है और दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं करता। जैसे सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं वो काफी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं बन पाते। जबकि कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्टेबल होता है ना, एंड स्टेबल ही होना चाहिए। और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि वो स्टेबल हो पाए, तो कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन इजीली बॉन्ड फॉर्म कर पाता है एंड इट इज एबल टू फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स एंड इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीजन बताया, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। इसमें देखो रीजन है इसके पीछे, ये प्रॉपर्टी क्यों है कार्बन में, बिकॉज कार्बन के एटम का जो साइज है वो काफी स्मॉल है। देखो हमें पता है कार्बन में सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरे वाले शेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ही शेल्स हैं कार्बन के एटम में, तो जो साइज है वो काफी छोटा है। इस वजह से कार्बन का जो न्यूक्लियस है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाता है। एंड कार्बन के इसी स्मॉल साइज की वजह से भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, एंड वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, देन दूसरा रीजन है द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। एंड हमें पता है कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें काफी स्ट्रेंथ होती है, दैट इज वेरी स्टेबल। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये हमने बात करी कैटिनेशन के बारे में। अब दूसरी प्रॉपर्टी है जिस वजह से कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है, इट इज टेट्रावेलेंसी, या फिर आप बोल सकते हो टेट्रावेलेंट नेचर। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 होती है, बिकॉज कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई, 4 हुई। तो इसीलिए कार्बन के इसी नेचर को बोला जाता है टेट्रावेलेंट नेचर। ठीक है, एज वी ऑल नो दैट कार्बन इज एन एटम दैट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Since carbon can neither lose nor gain its valence electrons to gain an octet, it forms a covalent bond via sharing its 4 valence electrons with other atoms. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, लेकिन ना वो उन्हें गेन कर सकता है, सॉरी ना वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। वो क्या करता है, कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इसी को टेट्रावेलेंसी बोला जाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिस वजह से कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे कि आप इनके फॉर्मूला में देख सकते हो, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सो दीज ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, the hydrocarbons in which the carbon atoms are connected by only a single bond are called saturated hydrocarbons or alkanes. फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन। देखो, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है, मतलब कार्बन के एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो क्या होते हैं, जब उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उस हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, या फिर इनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में और डिटेल में हम आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन। ठीक है, तो ये जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर अल्केन्स होते हैं, तो इनके पीछे ये एन लगता है। एन, इसका क्या मतलब है कि ये सारे अल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जिनके पीछे एन लगेगा ना, इससे आपको पता लग जाएगा दीज ऑल आर अल्केन्स, मतलब इनमें, इनके फॉर्मूला में जो कार्बन एटम्स हैं उसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देख लिया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्कीन्स और अल्काइन्स। फॉर एग्जांपल इथीन, इथाइन। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या फिर आप इनको अल्कीन्स या फिर अल्काइन्स भी बोल सकते हो। देखो, जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो उसको अल्कीन्स बोलेंगे, एंड जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तब उसको हम बोलेंगे अल्काइन्स। ठीक है, एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इसमें यही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन्स बोला जाएगा, जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन एटम्स के बीच में तो उसको अल्कीन बोला जाएगा, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन्स बोला जाएगा। तो ये 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हमने देख लिए। अब इन्हीं के बारे में आगे और डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन्स की। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में गिवन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो आपको यहाँ पर ये नेम दिख रहे हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स हैं। दीज ऑल आर अल्केन्स, एंड ये इनका फॉर्मूला है एंड ये इनके स्ट्रक्चर्स गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सारे इन तीनों के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अभी हमने समझ भी लिया, ये 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स।
ठीक है। अब इसमें हमें पता है अल्केन्स में क्या होता है, कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अल्काइंस में कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। इनका आपको जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे कोई आपको अल्केन गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए इन तीनों का। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। एंड अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब C क्या है, देखो हमें पता है हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होंगे, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन हो गया C एंड H। N क्या है, N है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो यहाँ पर जो आपको ये अल्केन्स दिख रहे हैं ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये स्टार्टिंग में जो वर्ड है ना मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसका मतलब क्या है, ये नंबर दर्शाता है। अगर मीथेन है तो मीथेन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, मीथ का मतलब 1 होता है, मतलब इस कंपाउंड में कार्बन का सिर्फ एक ही एटम होगा, ठीक है। ये जो आपको स्टार्टिंग में जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, प्रोप, ईथ, ब्यूट, इससे हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो मीथ का मतलब 1 होता है, मतलब उस कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम होगा, ठीक है। ईथ का मतलब 2 होता है, मतलब उस कार्बन के उस कंपाउंड में 2 कार्बन के एटम्स होंगे, ठीक है। प्रोप का मतलब होता है 3, मतलब उस कंपाउंड में 3 कार्बन के एटम्स होंगे, ओके। ब्यूट का मतलब होता है 4, तो उस कंपाउंड में 4 कार्बन के एटम्स होंगे, तो यहाँ पर 4 कार्बन के एटम्स होंगे, यहाँ 3, यहाँ पे 2 एंड मीथ में 1 होते हैं, ठीक है। देन पेंटेन की अगर हम बात करें तो पेंटेन में पेंट का मतलब 5 होता है, मतलब 5 कार्बन के एटम्स होंगे। ऐसे ही हेक्सेन में 6 कार्बन के एटम्स होते हैं, ठीक है। आगे ऐसे चलता रहता है। सेप्टेन आता है, ऑक्टेन आता है, तो उसमें 7 एटम्स होंगे, ऑक्टेन में 8 एटम्स होंगे कार्बन के, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जो वर्ड है इससे हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। एंड इन सबके एंड में अगर आप देखोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन लग रहा है लास्ट में, एन से हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे क्या हैं, अल्केन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में जो ये रूट वर्ड है ना, मीथ, ईथ, प्रोप, इससे हमें पता चलता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। एंड ये लास्ट में जो आपको सफिक्स लगा हुआ है ना, एन लगा हुआ है सबके लास्ट में, इससे हमें पता चलता है कि सारे अल्केन्स हैं। अगर इनके पीछे ई एन ई लगा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है एंड देन ईथेन है, तो अगर ईथीन लग जाएगा, अगर इसके पीछे ई एन ई लग जाएगा तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है, अल्कीन है। अगर इसके पीछे वाई लग जाएगा, इथाइन, तो ये वाई ई एन ई जो लगा है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, अल्काइन है, ठीक है। ये आपको सफिक्स से पता चलेगा। ये स्टार्टिंग वाले वर्ड से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चलते हैं, एंड ये एंड में जो सफिक्स है इससे हमें पता चलता है कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो अगर एन है मतलब अल्केन है, अगर इन लगा होगा इनके पीछे तो वो अल्कीन हो जाएगा, एंड अगर इनके पीछे वाइन लगा होगा, वाई एन ई लगा होगा, तो वो अल्काइन है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब ये इनके जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब देखो, अगर आपको कोई भी आपको यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन, अब आपसे बोला है कि प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो वो आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखोगे। आपको पता है प्रोपेन क्या है, एक अल्केन है, तो आप अल्केन का जनरल फॉर्मूला लगा के यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हाउ यू विल टेक आउट द फॉर्मूलाज ऑफ देम। तो सबसे पहले हम मीथेन की बात करते हैं। तो देखो मीथेन, अब मीथेन है, मुझे इसका फॉर्मूला निकालना है। अब मुझे पता है मीथेन क्या है, एक अल्केन है, तो मैं इस वाले जनरल फॉर्मूला का यूज करूंगी। मीथ का मतलब क्या होता है, मीथ का मतलब 1 होता है, मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि एक ही कार्बन एटम है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मीथ है तो एक ही कार्बन एटम है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, C देन n। n क्या है, n की वैल्यू 1 है, बिकॉज एक ही कार्बन एटम होता है मीथ में, तो ये 1 हो गया, मतलब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देन है H, मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में है 2n+2, मतलब 2 × 1+2, तो 2 × 1 होता है 2, 2+2 कितना होता है, 4 होता है, तो H के सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये CH4, ये हमने मीथेन का फॉर्मूला निकाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CH4 क्या है, मीथेन का फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो ऐसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, जैसे प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो प्रोपेन में प्रोप का क्या मीनिंग होता है, प्रोप का मतलब होता है 3, मतलब 3 कार्बन के एटम्स होंगे, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को पुट कर दो, तो C रहेगा एज इट इज, n कितना है 3 कार्बन के एटम्स हैं, तो ये हो गया 3। अब H 2n+2 है, मतलब 2 × 3+2, 2 × 3 कितना होता है,
2 इंटू 3 6 प्लस 2 8 होता है, तो C3H8 ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया प्रोपेन का, C3H8। तो ऐसे आप फॉर्मूलाज निकाल सकते हो किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो अल्कीन हो या अल्काइन हो, इन फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये हमने अल्केन्स की बात करी, अब ये इनके स्ट्रक्चर्स गिवन है। देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखो मीथेन का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। ये मीथेन का फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो एक कार्बन का एटम है एंड 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो जो कार्बन का एटम है ये हाइड्रोजन के 4 एटम से एक एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा मीथेन का, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। एक कार्बन के एटम ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिए, बिकॉज हमें पता है कि एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। यहाँ पर वैसे भी एक ही कार्बन का एटम है, ठीक है। इथेन का मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन का फॉर्मूला है C2H6। इथेन इज C2H6। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो 2 कार्बन के एटम्स हैं एंड यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन एटम्स के बीच में, हमें पता है, बिकॉज अल्केन में ऐसा ही होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये जो कार्बन का एटम है ये 3 बॉन्ड और बना सकता है, बिकॉज एक बॉन्ड तो इसने ऑलरेडी बना लिया। अब ये वाला कार्बन एटम भी 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो अब ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एक एक हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन के एटम्स के साथ ये एक एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो देखो 6 यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स हो गए एंड 2 कार्बन के एटम्स हो गए, C2H6। तो ये इथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर ये सारों के स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अल्केन्स में हमेशा कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब मैं आपको अल्कीन्स एंड अल्काइंस का भी समझा देती हूँ। तो यहाँ पर गिवन नहीं है आपको टेबल, लेकिन मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। देखो जो अल्कीन्स हैं, सबसे पहले अल्कीन्स की बात करते हैं। तो अल्कीन्स में ना यहाँ पर ये मीथ नहीं होता है, ये सीधा ईथ से स्टार्ट होता है, मतलब सेकंड नंबर से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब ईथ मतलब 2 कार्बन के एटम्स एंड यहाँ पर सफिक्स में क्या लगेगा, ई एंड ई लगेगा, बिकॉज हम अल्कीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये अल्केन्स गिवन है इसलिए इथेन है, तो अल्कीन होगा तो क्या होगा, इथीन होगा, ठीक है। सो दिस विल बी इथीन। अब इसका फॉर्मूला मुझे निकालना है। फॉर्मूला में कैसे निकालूंगी, ये जनरल फॉर्मूला का यूज करके। तो देखो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे पता है ईथ की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, मतलब 2 कार्बन के एटम होंगे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। H 2n मतलब 2 इंटू एन, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो H की वैल्यू आ गई 4। तो C2H4 ये मेरे पास इथीन का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 2 कार्बन के एटम्स हैं एंड 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब मुझे पता है अल्कीन्स में डबल बॉन्ड बनता है हमेशा कार्बन एटम के बीच में। अब वो बनेगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 4 कार्बन के एटम्स हैं, सॉरी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो एक बॉन्ड ये इसके साथ, एक बॉन्ड इसने इसके साथ ऐसे बना लिया एंड एक बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम ने, ठीक है। 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन एटम ने, तो ये दोनों कार्बन एटम ने क्या किया, 2 बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, पूरे हो गए। लेकिन अब ये जो कार्बन के एटम्स हैं इन्होंने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाए, लेकिन इनको कितने बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने, बिकॉज इन दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन अभी तक इसके भी 2 ही बॉन्ड बने एंड इस वाले कार्बन एटम के भी 2 ही बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड और बनने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो कार्बन एटम है ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों बीच में आपस में डबल बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। तो अब डबल बॉन्ड जब इन्होंने फॉर्म किया तो इन दोनों के जो 4 बॉन्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पर कार्बन के एटम ने एक बॉन्ड तो इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ऐसे ही इस वाले कार्बन एटम ने भी 2 बॉन्ड यहाँ पर बना लिए हाइड्रोजन के एटम्स के साथ एंड 2 बॉन्ड इन दोनों ने आपस में बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब क्या है, ये एक अल्कीन है, इसलिए इथीन का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अल्काइंस भी ऐसे ही समझा देती हूँ। अल्काइंस में भी क्या होता है, ये भी ईथ से स्टार्ट होता है, मतलब 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अल्काइन में क्या होगा, ईथ आइन लग जाएगा, जो सफिक्स है उसमें Y-N-E लग जाएगा, सो दिस विल बी इथाइन, ठीक है। अब इसका मुझे फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालूंगी, ये जनरल फॉर्मूला का यूज करके। तो CN, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज ईथ मतलब 2 कार्बन एटम्स, तो N की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। H 2n-2, तो 2 इंटू n मतलब 2 इंटू 2, अब 2 इंटू 2 होता है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो ये मेरे पास इथाइन का फॉर्मूला आ गया C2H2,
ठीक है, इथाइन का मेरे पास फॉर्मूला आ गया C2H2। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। तो देखो, 2 कार्बन के एटम्स हैं एंड 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब एक बॉन्ड तो इसने कार्बन के एटम ने एक हाइड्रोजन एटम के साथ बना लिया एंड दूसरा बॉन्ड जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम था उसने इस वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। लेकिन अभी ये दोनों जो कार्बन के एटम्स हैं, हमें पता है कि ये दोनों क्या करेंगे, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, लेकिन अभी भी इनका सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है। इस कार्बन एटम का भी एक ही बॉन्ड बना है, इस कार्बन एटम का भी एक ही बॉन्ड बना है। बनने तो चाहिए 4 बॉन्ड। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो कार्बन बॉन्ड हैं ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म हो जाएगा तब चारों के, इन दोनों जो कार्बन एटम्स हैं उनके 4 बॉन्ड बन जाएंगे। देखो, एक बॉन्ड तो इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ एंड इसका भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के साथ। अब 3 बॉन्ड और थे, वो दोनों ने आपस में बना लिए। ठीक है, सो इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसलिए क्या है, ये एक अल्काइन है, इथाइन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ऐसे आपको जनरल फॉर्मूला की हेल्प से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, देन उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या जनरल फॉर्मूला है, कब सिंगल बॉन्ड होगा, कब डबल बॉन्ड होगा, कब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमने अल्कीन्स एंड अल्काइंस के बारे में डिस्कस किया। अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो उन्हें आइसोमर्स बोला जाता है। एंड इस फिनोमिनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10, मतलब कार्बन के 4 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। एंड ये ब्यूटेन क्या है, एक अल्केन है, मतलब जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब इस ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, 4 कार्बन के एटम्स हैं एंड वो 10 हाइड्रोजन के एटम से बॉन्ड बना रहे हैं एंड यहाँ पर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब ब्यूटेन के इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में बन रहे हैं, उनके बीच में एक स्ट्रेट चेन बन रही है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के एटम्स की हम ब्रांच चेन भी बना सकते थे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कार्बन का एटम इससे बॉन्ड बना रहा है एंड इस कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वैसे ब्रांच की फॉर्म में है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है इसका। यहाँ पर जो है स्ट्रेट चेन बनी है एंड यहाँ पर ब्रांच्ड चेन बन गई कार्बन के एटम्स की। तो ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो गए, लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, C4H10। ये दोनों ब्यूटेन के ही स्ट्रक्चर हैं एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही रहेगा, बस इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ है। सो इसे ही बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के। ठीक है, सो यही होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। तो ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जो 2 हमने यहाँ पर डिस्कस करे। ठीक है, अभी कुछ कंपाउंड के जो आइसोमर्स हैं वो ब्रांच्ड बन जाते हैं, कुछ कंपाउंड के जो आइसोमर्स हैं वैसे रिंग की फॉर्म में भी बन जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कितनी सिचुएशंस पॉसिबल हैं, कितने आइसोमर्स बन पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट बनेंगे, ब्रांच बनेंगे या फिर रिंग की फॉर्म में बनेंगे। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो किसी भी हाइड्रोकार्बन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें से हाइड्रोजन के एटम्स को ना हम रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके हम दूसरे किसी एलिमेंट के एटम्स लगा सकते हैं कार्बन के एटम के साथ। ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ तो उसको बोला जाता है हेटेरो एटम। ठीक है, जो रिप्लेस करके हम किसी दूसरे एलिमेंट का एटम हम लगाते हैं हाइड्रोजन के एटम की जगह, उसे बोला जाता है हेटेरो एटम। अब ये सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो हम लगाते हैं हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके, ये क्या होते हैं, ये उस कंपाउंड को, उस हाइड्रोकार्बन को नई केमिकल प्रॉपर्टीज दे देते हैं। ठीक है, एंड इनको ही फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन के एटम को हमने रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम लगा दिया, कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया, तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम हमने लगाया है या फिर वो सिंगल एटम जो हमने लगाया है हाइड्रोजन के एटम की जगह,
वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस पूरे कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इसी ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। अब मान लो मैंने एक हाइड्रोजन के एटम को हटा के यहाँ पर ये OH का मैंने एक एटम लगा दिया, ठीक है, अल्कोहल ये लगा दिया, OH का ये मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CH3 एंड OH, बिकॉज एक हाइड्रोजन का एटम तो हट गया तो ये 3 हो गया, एंड ये मैंने OH लगा दिया। तो अब ये जो एटम है जो मैंने यहाँ पर ये लगाया, इसको फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, बिकॉज ये जो OH है ना, इस वजह से इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज हो जाएंगी। तो अब ये नया कंपाउंड बन गया। तो अब इस OH को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या, आपको ये टेबल गिवन है, ये फंक्शनल ग्रुप आपको चैप्टर में पढ़ने हैं। तो देखो, पहला तो है हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, मतलब आप क्लोरीन या ब्रोमीन लगा सकते हो हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोरो ब्रोमो, तो ये क्या है, ये नाम है जो आप लगाओगे उसके फॉर्मूला के आगे। एंड इसमें हैलोजन में आप क्लोरीन ऐड कर सकते हो या फिर ब्रोमीन ऐड कर सकते हो हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएंगी। तो ये तो हैलोजन वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप है। देन ये है 4 फंक्शनल ग्रुप, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है अल्कोहल। तो अल्कोहल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या होता है, एक OH ऐड होता है, ठीक है, जो कार्बन एटम है उसके साथ OH ऐड हो जाता है, ठीक है, OH का ये एटम ऐड हो जाता है। तो ये होता है अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप। देन एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होता है लास्ट वाले कार्बन एटम की जगह पर, ये सॉरी लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन की मान लो ये चेन है, ठीक है, तो जो लास्ट वाला कार्बन है ना, उसके साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो जब लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड। देन कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही ऐड होता है, लेकिन इसमें एंड वाले कार्बन एटम के साथ नहीं होता, किसी बीच वाले कार्बन एटम के साथ, मान लो इसके साथ ऐड होता है, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, एल्डिहाइड में तो लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन कीटोन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही जुड़ता है कार्बन के एटम के साथ, लेकिन किसी बीच वाले कार्बन एटम के साथ, लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ नहीं, ठीक है। तो वो होता है कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसमें कार्बन के एटम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड साथ ही साथ एक OH भी जुड़ता है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH ये दोनों जुड़ते हैं कार्बन के एटम के साथ। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको गिवन है, ये नाम है एंड ये इनके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में और डिटेल में आप डिस्कस करोगे जब आप नोमेनक्लेचर एंड IUPAC के बारे में और बात करोगे, ठीक है। सो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप का ये टेबल, आपको एंड इनके फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप and same chemical properties and successive members differ by a CH2 unit or 14 mass units are known as homologous series। तो homologous series क्या होती है, ये एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और इन कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी। हम अभी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में कि अगर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही डिटरमाइन करता है कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है कंपाउंड्स का तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिसमें सारे कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड वो जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें डिफरेंस होता है। जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, मतलब आगे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट्स का। तो इस सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अल्केन्स, अल्काइंस, जो ये तीनों हमने डिस्कस करी, ये होमोलोगस सीरीज के ही एग्जांपल है। अल्केन्स में जितने भी वो कंपाउंड्स थे वो सारे होमोलोगस सीरीज में ही आते हैं। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। बिकॉज हम जानते हैं अल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो अल्केन्स में सबसे पहले आता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4, ठीक है। देन आता है इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है। देन आता है प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, ठीक है। तो ये जो अल्केन्स की जो
पूरे कंपाउंड्स हैं इसमें, ये होमोलोगस सीरीज ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, एंड ये जो मेंबर्स है ना इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। कैसे? देखो, यहाँ पर एक कार्बन का एटम है, यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो देखो यहाँ पर एक एटम है कार्बन का, यहाँ पर 2 एटम है, तो डिफरेंस कितना हुआ? एक कार्बन के एटम का डिफरेंस है। एंड यहाँ पर 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 6 एटम्स है, तो डिफरेंस कितना है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। अब ऐसी अगर मैं इथेन एंड प्रोपेन की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 एटम्स है, तो डिफरेंस कितना है? एक कार्बन के एटम का। यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, यहाँ पर 8 एटम्स है, तो हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स का। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन सारों के बीच में, ठीक है। तो ये हमारी होमोलोगस सीरीज है। अल्केन्स पूरा ये होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन्स भी, अल्काइंस भी, ये सारे होमोलोगस सीरीज के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। देयर आर मोर आल्सो, ओके। तो होमोलोगस सीरीज हमने देख लिया, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एंड इनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब ये जो CH2 यूनिट है इसको 14 मास यूनिट्स होती है, ठीक है। इनके बीच में अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने मास यूनिट्स का डिफरेंस होता है, सो दैट इज 14 मास यूनिट्स। तो इनके बीच में 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस है। So this is the homologous series, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, the successive members in homologous series differ by CH2 unit और 14 mass unit हम देख लिया। Members of given homologous series have the same functional group and members of the homologous series show similar chemical properties। तो ये सारी बातें हमने देख ली, ओके। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो अब हम समझेंगे कि किसी भी कार्बन कंपाउंड का नामकरण हम कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम कैसे नाम देते हैं, वो हम समझने वाले हैं। क्या क्या उसके लिए रूल्स होते हैं, क्या मेथड होता है, वो हम समझने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। काफी फ्रेंड्स को टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अभी आपको जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर इस वर्ड का मतलब है नेमिंग, यानी कि नामकरण करना। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसका क्या मतलब है? कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना। अब नाम कैसे देंगे, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले सवाल आता है कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को नाम देने के लिए जो रूल्स होते हैं वो कौन बताता है, मतलब कौन डिफाइन करता है, भाई ये रूल्स है, इस हिसाब से आपको कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना है। तो यहाँ पे एक संस्था, एक यूनियन है जिसका नाम है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपने सुनी भी होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है? ये एक यूनियन है जिसका क्या काम है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कार्बन कंपाउंड, इनका नोमेनक्लेचर यानी कि इनका नोमेनक्लेचर, इनकी नेमिंग करने के लिए रूल्स को डिफाइन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये रूल्स कौन बताता है? ये IUPAC ही बताता है, ठीक है। और फिर इन रूल्स का यूज करके हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया। अब ये जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, इन्हें डिस्कस करने से पहले, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अभी स्टेप्स रीड करेंगे हमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि क्वेश्चंस का यूज करके क्या इसका मतलब होता है, क्या मेथड होता है, उसके बाद हम उन स्टेप्स को भी रीड कर लेंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, किसी भी कार्बन कंपाउंड के ना 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है आपका प्रीफिक्स, उसके बाद आपका आता है वर्ड रूट, उसके बाद आता है सफिक्स, और इन तीनों को जोड़ के आपका बनता है कार्बन कंपाउंड का नाम। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स तो हमने इंग्लिश ग्रामर में भी हम पढ़ते हैं, किसी प्रीफिक्स हमेशा वर्ड से पहले लगता है, सफिक्स हमेशा वर्ड के बाद लगता है, तो हम जानते भी हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी हमारा टॉपिक होता है ये। अब देखो, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वर्ड रूट से। जो हमारा बीच का जो मेन वर्ड है वो हम समझेंगे कि उस वर्ड को हम कैसे लिखते हैं, क्या उसका रूल होता है। फिर हम समझेंगे उस वर्ड के लिए हम जब प्रीफिक्स लगाते हैं, उस प्रीफिक्स को लगाने के क्या रूल्स होते हैं, फिर हम सफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट के साथ। ये वर्ड रूट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। वर्ड रूट देखो, जैसे कि अभी मीथ रूट वर्ड है, तो मीथेन आपने डिस्कस किया था ना, मीथेन तो जानते हो। सो मीथेन, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी कार्बन कंपाउंड में मीथेन दिख जाए, मैथ, ये जो रूट वर्ड है ये आपको दिख जाए, इसका क्या मतलब है कि उसमें एक कार्बन एटम है। या फिर उल्टा आप कह सकते हो कि किसी स्ट्रक्चर में अगर आपको एक कार्बन एटम दिख जाए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ऐसे ये आपको देखो एक कार्बन एटम है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन के एटम्स हो गए क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे एक कार्बन का एटम है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है आपको कौन सा रूट वर्ड यूज करना है?
ETH, इस रूट वर्ड का आपको यूज करना है, मीथ, ठीक है। मीथेन, जैसे मीथेन में क्या होता है, वही हमने डिस्कस किया कि मीथेन का यही तो स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन का एटम होता है और चार होते हैं, इसके चार हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो मीथेन आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, एन आएगा, ये आपको पता चलेगा कि कैसा बॉन्ड है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे मैं देख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड है यानी कि मीथेन आएगा। क्लियर हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ जाता, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड होता, तो डबल बॉन्ड में आप एन की जगह क्या लिखते, ईन लिखते, मीथीन, क्या लिखते, मीथीन। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो क्या लिखते, मिथाइन लिखते। ये हम जानते हैं ना, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिथाइन लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, रूट वर्ड में आपको सबसे पहले देखना है कि कितने कार्बन के एटम आपको दिए गए हैं। देखो अगर आपको कोई चेन ऐसे बना के दे दी, आपको बताने की भाई यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन के एटम भी लिख के देते हैं, ये हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि इस कार्बन कंपाउंड का मुझे नाम बताओ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कार्बन के एटम है। अब देखो 4 कार्बन के एटम जब होते हैं तो कौन सा रूट वर्ड यूज होता है, ब्यूट, ब्यूटेन। अब यहाँ पे ब्यूटेन क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन आएगा। यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, एग्जांपल समझा दिया मैंने आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई आपके कितने कार्बन के एटम दिए, फिर जितने कार्बन के एटम दिए, अगर 4 दिए तो ब्यूट आएगा, उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के बीच में ब्यूटेन लगा देना, डबल बॉन्ड है ब्यूटीन लगा देना, ट्रिपल है ब्यूटाइन लगा देना, ठीक है। वैसे सेम गोस फॉर द, मान लो कि 5 है, पेंट है, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रीफिक्स की। अब फ्रेंड्स प्रीफिक्स ना, प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों ही बहुत सिंपल है। अगर आपको रूट वर्ड का पता चल गया फिर तो कुछ आपका काम रह ही नहीं गया है। प्रीफिक्स में आपको क्या करना है कि मान लो आप कोई कार्बन के ऐसे कोई कंपाउंड की चेन दिया ऐसे ऐसे करके, आपको कहीं भी मान लो कि एग्जांपल ले लो, आपको Cl वर्ड क्लोरीन दिख गया कहीं पे, क्लोरीन मान लो यहाँ पे मैं लगा दी, ये क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। आपको यहाँ क्लोरीन दिख गया, अब आपको वहां पे दिमाग घुमाना है, आपको करना है कि हाँ भाई ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, और जब ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट आता है तो मैं कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगा, कौन सा प्रीफिक्स यूज करूंगी, क्लोरो। ये क्लोरो वर्ड डिफाइन किया गया कि भाई कहीं भी क्लोरीन दिख गया तो आपको क्लोरो वर्ड का यूज करना है। उसके बाद आपको देखना है भाई यहाँ पे 3 कार्बन के एटम है, तो यहाँ पे मैं प्रोप लगाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा ना प्रोप, 3 कार्बन के एटम है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन, और उससे पहले आपको क्या लगा देना है, क्लोरो लगा देना है। सो क्लोरो प्रोपेन, ऐसे आपको करना है। मैं आपको जस्ट एक सिंपल रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर को यहाँ पे फेयर स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं प्रीफिक्स दिख जाता है तो आपको दिमाग लगाना कि भाई इस प्रीफिक्स के साथ कौन सा, सॉरी यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके साथ कौन सा प्रीफिक्स मुझे यूज करना है। कहीं पे आपको अगर Br दिख गया, यहाँ पे Cl की जगह Br होता तो क्या करते, Br के साथ आपको लगाना है ब्रोमो, अगर F लगा होता तो क्या लगाते, फ्लोरो। तो ये सब क्या है, ये इसके लिए प्रीफिक्स है। स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको ये सब्स्टिट्यूएंट दिख जाते हैं तो इनके आपको प्रीफिक्स वहां पे लगा देना है वर्ड में, ठीक है। और फिर ये तो हमें पता है कि रूट वर्ड का क्या करना है, आपको कितने कार्बन के एटम है, उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, उस हिसाब से आपको वर्ड बनाना है। प्रोपेन यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं सफिक्स की। क्लियर हो गया प्रीफिक्स क्या होता है। अभी एग्जांपल करेंगे, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी भी तो एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं सफिक्स की। सो देखो अब फ्रेंड्स देखो, इस सफिक्स में ना फंक्शनल ग्रुप्स का खेल आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स जैसे कि मान लो आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले ये कार्बन का यही अपना सबसे सही एग्जांपल है, कार्बन का लो एग्जांपल, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगेगा, लेकिन मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप, मान लो कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH लगा दिया। अब आपको यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, OH क्या है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, और जब OH फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो मुझे कौन सा सफिक्स यूज करना है, OL। या पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, OL। देखो एल्कोहल एक कंपाउंड क्लास होती है, एल्कोहल, OL का लास्ट 2 वर्ड्स हैं, OL, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो कहीं भी फंक्शनल ग्रुप में अगर OH आपको दिख गया तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे जैसे 3 थे, इनके हाइड्रोजन होंगे तो ये प्रोपेन, एंड यहाँ पे क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड है ओल, सो प्रोपेन, प्रोपेनॉल। आया समझ। देखो अगर यहाँ पे ये OH ना होता तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता प्रोपेन, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। तो प्रोपेन लिखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, काफी फ्रेंड्स कहेंगे फिर H3 क्यों लगाया, तो इसे भी लगा ही देते हैं, H2 एंड दिस इज H3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमने देखा कि अगर ये देखा सबसे पहले 3 कार्बन के एटम है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप एन। अब यहाँ पे मैंने अगर OH लगा दिया, अब आपको देखना है कि भाई OH क्या है, OH तो क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें कौन सा सफिक्स लगता है, OL लगता है।
तो आपको प्रोपेन का ई हटा के क्या लिख देना है, OL लिख देना है, बस आपका काम, मतलब जो आपका नाम है वो बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आपको जो भी बन रहा है आपका वर्ड, उसका ई हटाना है, लास्ट का वर्ड ई हटाना है, और उसकी जगह जो आपका सफिक्स बन रहा है, सफिक्स आपको लगा देना है। ठीक है, अगर मान लो कि CHO दिया होता है, एग्जांपल लेते हैं वापस, तो देखो COH, सबसे पहले देखो CHO में CHO का फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं भी आपको स्ट्रक्चर में दिख जाता है CHO, तो आपको कौन सा सफिक्स यूज करना है, AL यूज करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप CHO है या नहीं है, वो भी तो आपको आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए ना, कि भाई जो मेरे को स्ट्रक्चर दिया है इस कंपाउंड का, इसमें CHO है या नहीं है। फिर तो मैं नाम में AL लगा दूं, लेकिन कैसे पहचानोगे, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक चेन बनाते हैं, ये CH3, 3 कार्बन के हाइड्रोजन के इसके एटम्स लगे हुए हैं, एंड देन CH2, और C के साथ आपको देखोगे यहाँ पे C के साथ एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, एंड एक सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि देखो 4 वैलेंसी होती है, 1 2 एंड 3 4, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है तो 4 हो गए यहाँ पे वैलेंसी के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CHO है, कैसे पहचानोगे, CHO ऐसे पहचानना है आपको। ठीक है, एक अभी हम COOH का भी एग्जांपल लेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी अगर आप देखो कि अगर आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, कैसे नाम दोगे, शुरू से डिस्कस करते हैं वापस। सबसे पहले देखो कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 कार्बन के एटम, यानी कि कौन सा वर्ड यूज करोगे, रूट वर्ड कौन सा यूज करोगे, प्रोप यूज करोगे। फिर देखो यहाँ पे आपका बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड सिंगल है, सारों में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन इसे आप कंसिडर नहीं है क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है। आप यहाँ पे देखो कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो प्रोपेन आएगा, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी तो है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, यानी CHO है ना, CHO है, तो कौन सा सफिक्स लगेगा, AL लगेगा। तो प्रोपेन ऐसे लिखते थे, ई हटा दो और सफिक्स लगा दो, विच इज AL, प्रोपेनल। ठीक है, बन गया आपका जो कंपाउंड का नाम है प्रोपेनल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, नाम पूछ लेंगे, नाम दे देंगे, स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आप ये रट लो बिल्कुल, फंक्शनल ग्रुप को और उसका सफिक्स को रट लो बिल्कुल। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, और ये तो आपको याद हो जाएगा, ये इजी भी है क्योंकि F फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो, NH2 का मिल जाता है एमिनो, CH3 मिलता है तो मिथिल, CH2 CH3 मिलता है तो इथिल। ये तो इजी भी है और ये भी बहुत इजी है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये थोड़ा आपको याद करने की जरूरत है। ओके, क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, आगे हम और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिया है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, जो स्टेप्स डिस्कस किए वही यहाँ पे लिखित फॉर्मेट में दिए हुए हैं। इसमें क्या है, जैसे कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है कि कितने कार्बन के एटम दिए हुए हैं स्ट्रक्चर में, उसके बाद देखना है कि कैसा बॉन्ड है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है कि यहाँ पे कोई आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया है, सब्स्टिट्यूएंट अगर दिया है तो उस हिसाब से प्रीफिक्स लगा लो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है तो उस हिसाब से सफिक्स लगा लो। बस यही स्टेप्स यहाँ पे लिखित फॉर्मेट में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में आप रीड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको और क्रिस्टल क्लियर होने वाले, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ना, उसका सारांश यहाँ पे हम करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और ये तो हम फंक्शनल ग्रुप तो डिस्कस कर ही चुके हैं। हेलोजन, इसमें क्या आता है, क्लोरो ब्रोमो, जो हमने डिस्कस किया ना प्रीफिक्स, वो इसमें आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप में। एल्कोहल में OL लगता है, एल्डिहाइड का सफिक्स AL है, कीटोन का ONE है। ठीक है, ये भी हम एग्जाम के हेल्प से समझने वाले हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोपेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे इसी को अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है बेसिकली CH3 है, CH3 एंड C है, और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, और क्या है यहाँ पे CH3 का एक और है। बस ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये अगर आ जाता है आप कैसे इसका नाम दोगे। एक सबसे पहले स्टेप क्या बताया था आपको, चेन पहचाननी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन है ये सबसे लंबी कार्बन की चेन, क्योंकि ये यहाँ पे तो कार्बन ही है ना, तो इसको वापस लिखना पड़ जाएगा अभी। सो वापस एक लिख ही लेते हैं, CH3 ये हो गया आपका C एंड इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 वापस। ठीक है, तो ये आपकी लंबी चेन है। अब काउंट करो कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 कार्बन के एटम है। कौन सा रूट वर्ड लगेगा, प्रोप लगेगा। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाए, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप बनने वाला है आगे जाके, अगर आपको याद होगा कीटोन वाला। ठीक है, तो इसको भी, ये आपका डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सो प्रोप एन लगेगा। अब फंक्शनल ग्रुप आपको कोई दिया, सबसे पहले देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, ना कुछ है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला,
और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है, ये आपका कीटोन वाला जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसमें से है। और इसका क्या मतलब है, इसमें आपका सफिक्स कौन सा लगेगा, ONE लगेगा। देखो सफिक्स लगेगा आपका ONE। तो यहाँ पे मैं लिख दिया प्रोपेन, लेकिन क्या आएगा, प्रोपेन, ई की जगह क्या आएगा, ONE आएगा, प्रोपेनॉन। या का नाम बन गया, ठीक है। सो प्रोपेनॉन। सो सबसे पहले कितने कार्बन के एटम है, कैसा बॉन्ड है, फिर देखो कोई आपको अगर कोई आपको सब्स्टिट्यूएंट दिया है तो उस हिसाब से लगा लो प्रीफिक्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तो फिर हमने देखा कि कोई फंक्शनल ग्रुप दिया है, क्या फंक्शनल ग्रुप दिया है डबल, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है क्लोरीन का, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मिल गया कीटोन वाला क्लास ऑफ कंपाउंड से। और इसका सफिक्स क्या लगता है, ONE लगता है, तो ONE हमने लगा दिया ई की जगह। ऐसे आपको बनाना है नाम। एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। कौन सा एग्जाम्पल ले, कोई सा ले लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला लेंगे इस बार, ये इसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, CH3 लिख लेते हैं इसको, CH3 एंड CH है, यहाँ पे CH है एंड डबल बॉन्ड है इसका CH2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है। अब इसका आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो कितने कार्बन के एटम है, ये लंबी चेन तो बन गई, कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3। तो कौन सा यहाँ पे वर्ड यूज होगा, प्रोप। यहाँ पे हमारा रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप होगा। कैसा बॉन्ड है यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ पे डबल दिख रहा है ना, ये कोई CH2 आपका कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं तो CH2 के साथ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो कौन सा आप यहाँ पे यूज करोगे, प्रोप के साथ प्रोपीन यूज करोगे, ई वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। अगर ट्रिपल होता है तो वाई यूज का प्रोपाइन लिखते, लेकिन यहाँ पे डबल है तो प्रोपीन लिखेंगे, प्रोपीन, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड था प्रोपाइन लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो प्रोपेन लिखते हो, तो हमें जानते हैं। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है प्रोपीन, ठीक है। बिना देखे हमें इसका आंसर मिलेगा प्रोपीन। हमें मतलब कुछ भी नहीं करना है, कार्बन के एटम पहचानो, कैसा बॉन्ड है वो पहचानो, उसके बाद देखो कि यहाँ पे आपको कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, नहीं है तो बस आप उस हिसाब से अपना नाम बना दो, ठीक है। क्लियर हो गया। सो इस टेबल को वापस देख लेना, क्या क्या फॉर्मूले खुद ट्राई करो कैसे बने हैं, एंड देन आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि और प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो जाए। सो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इन कंपाउंड्स के क्या बनाने, स्ट्रक्चर्स बनाने। सबसे पहला इथोइनिक एसिड। सो इथोइनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले से आप ब्रेक करो। इथोइनिक, ईथ का क्या मतलब है, ये रूट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब कितने कार्बन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है, ठीक है। 2 कार्बन के एटम मैंने यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाते ताकि अगर ऊपर कुछ ड्रॉ करना पड़ गया तो स्पेस रहे। तो 2 ईथ हो गया। अब एंड यानी कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड है। ओइक एसिड, ओइक एसिड, यहाँ से मुझे मेरा फंक्शनल ग्रुप मिल गया ओइक एसिड से। और ओइक एसिड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH वाला। और इसको कैसे ड्रॉ करोगे, देखो याद करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और सिंगल बॉन्ड OH का, COOH, ठीक है। ऐसा आप इसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको ओइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड का हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का आप सफिक्स कौन सा लगाते हो, सफिक्स आप लगाते हो, सफिक्स होता है आपका ओइक एसिड, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है। ऐसा आप स्ट्रक्चर में से ड्रॉ करते हो। अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसके ये कार्बन बचा, इसके साथ आपने 3 वो लगा दो हाइड्रोजन के, 1 2 3, बन गया आपका स्ट्रक्चर। तो यही आपका फाइनल स्ट्रक्चर, बहुत इजी है इथोइनिक एसिड का। अब अगला करते हैं। अगला है आपका ब्रोमोपेंटेन, और इसका एक छोटा सा पार्ट भी वो आगे देखते हैं। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो वर्ड ये क्या है, आपको सब्स्टिट्यूएंट है, Br लगेगा यहाँ पे। पेंटेन यानी कि 5 कार्बन के एटम है, पहले 5 कार्बन के बना लो, 1 2 3 4 5। ब्रोमो यानी कि यहाँ पे Br है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लगाते हैं, मान लो ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 और इसका 3, ये 1 और इसका 2, ये 1 ये इसका 2 और ये इसका 1 इसका दूसरा हाइड्रोजन है। वैसे ये इसका 1 हाइड्रोजन, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब से यहाँ पे ब्रैकेट में एक और क्वेश्चन पूछा है, आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। क्या इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल है स्ट्रक्चर के। देखो यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन को अगर मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ और इसकी जगह मैं ब्रोमीन लगा दिया, इसकी जगह ब्रोमीन लगा दिया और इस H को मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। स्ट्रक्चर में तो चेंज आ गया, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, ब्रोमोपेंटेन का जो फॉर्मूला है वो तो नहीं बदला ना। जितने कार्बन के एटम थे वो उतने ही है, जितने हाइड्रोजन के थे वो उतने ही है। Br का 1 था वो 1 ही है, फॉर्मूले में फर्क नहीं आया, बस ब्रोमीन उधर था, इसको यहाँ पे लिख दिया। और इन्हीं को तो हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर डिफरेंट होना लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना, ठीक है। यहाँ पे Br यहाँ पे लिखा मैंने, इसको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने,
ये भी क्या है, ये भी इसी का स्ट्रक्चर है ब्रोमोपेंटेन का। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो C5 है, 5 कार्बन के एटम है, हाइड्रोजन के कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, H11, और एक है ब्रोमीन का। यहाँ पे ऐसे H12 आता है, लेकिन ब्रोमीन का एक हाइड्रोजन की जगह तो एक कम कर दिया, H11 एंड Br। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये सेम रहने वाला है, ये हमेशा सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ब्रोमीन को इधर से उधर लिख लो, वो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, सारे एनसीईआरटी के बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड पार्ट है बुटेनॉन, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, बूट एंड ऑन। ठीक है, बूट का क्या मतलब है, रूट वर्ड है बूट, यानी कितने कार्बन के एटम है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है 4 है। बूट एन यानी कि ए एन का क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ई होता तो डबल बॉन्ड, वाई होता तो ट्रिपल बॉन्ड। ओ एन ही है, ओ एन ई से मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा कीटोन वाला जो क्लास ऑफ कंपाउंड था, और उसमें सफिक्स कौन सा लगता है, ओ एन ई लगता है, और उसका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है डबल ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, बीच में लगाओगे, उधर लगाओगे तो आप कैसे वहां पे हाइड्रोजन लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके हाइड्रोजन बना दो, 1 2 3, यहाँ पे इसका ये 1 हाइड्रोजन बता दो, और ये इसका, इसके 2 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल था, आपको बस क्या पहचान है, कितने कार्बन के एटम है, बॉन्ड कैसा है, तो हाइड्रोजन के तो लगाने उससे पहले देखो कि ओ एन है, तो कौन सा क्लास का कंपाउंड है, और वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा ऑक्सीजन का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो टेबल आपको याद होगी तभी आप बना पाओगे ये सब। सो क्लियर हो गया, यहाँ पे हमने तीनों की तीनों सॉल्व कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या दिया था, वहां पे कंपाउंड का नाम दिया था, उसका स्ट्रक्चर बनाया था। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दे दिया, उसका नाम बताना है, तो ये भी कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है CH3 CH2 एंड Br। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या देखना है, 2 कार्बन के एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन के एटम है, यानी कि ईथ हमारा रूट वर्ड है, ईथ। तो ईथ लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा, ऑब्वियसली इथेन हो गया। अब यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा Br है, तो हमारा जो प्रीफिक्स लगेगा दैट विल बी ब्रोमो। याद है ना, हमने याद किया था ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमो इथेन इसका आंसर है फर्स्ट का। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें है देखो CHS, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन का एटम है, 1 कार्बन का एटम है, तो कौन सा लगेगा, मीथ। जो मीथ हमारा रूट वर्ड है वो यूज होगा, मीथ सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होगा। और यहाँ पे मुझे एक फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, और CHO कौन सा है, एल्डिहाइड वाले हमारे क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है। और यहाँ पे कौन सा सफिक्स लगता है, Al लगता है, Al लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख गया CHO, ये तो मैंने यहाँ पे Al लगा देना है, ठीक है। तो मीथेनल, ये इसका बन गया मीथेन लिखता अगर मैं नॉर्मल होता है यहाँ पे, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है Al सफिक्स लगेगा, तो E हटा के मैंने Al लिख दिया, मीथेनल हो गया मेरा आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे कितने कार्बन के एटम है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एटम है, तो यहाँ पे हेक्स वाला यूज होगा, हेक्स। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्साइन, हेक्साइन यहाँ पे क्योंकि वाई ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई लगेगा, तो हेक्साइन हो गया हमारा इसका आंसर। और कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है यहाँ पे, नहीं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कुछ भी नहीं हुए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, तो हेक्साइन इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए, बहुत सिंपल, सबसे इजी, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। इसको वापस लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा है, ये इथेन है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो चुका है। तो हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, हमने नोमेनक्लेचर का टॉपिक फिनिश कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें यहाँ पे हर एक जो लाइन मैंने लिखी है ना, हर एक लाइन को बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, क्योंकि किसी भी लाइन में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, शॉर्ट बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ठीक है। इसमें रिएक्शंस भी बहुत सारे, सो ध्यान से सुनो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। So since most of the fuels are either carbon or its compounds, we shall first study combustion। तो ज्यादातर जो फ्यूल्स यूज करते हैं बर्न करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो ज्यादातर कार्बन होते हैं या उसके कंपाउंड्स होते हैं। क्यों होते हैं कंबशन के लिए, उनको क्यों यूज किया जाता है, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंबशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंबशन के बारे में हम छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं
Carbon and its compound are used as fuels because they burn in the air, releasing lot of heat energy. Combustion, किसी भी चीज का combustion होने का क्या मतलब होता है? उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना। कोई भी चीज कब जलती है? जब वो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी तो वो जलेगी। तो यहाँ पे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और वो बर्न करते हैं, साथ साथ बहुत सारी हीट और लाइट को भी रिलीज करते हैं। इसीलिए यही तो रीजन है जिस वजह से कार्बन और इसके कंपाउंड्स को एज मतलब उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस की तरह यूज किया जाता है, फ्यूल्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं, साथ साथ वो बर्न तो होते ही हैं। Saturated hydrocarbons generally burn in air with blue and non-sooty flame। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड यानी कि जब कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होता है, दैट इज सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? जब मतलब कार्बन चेन में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। और यहाँ पे सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बर्न करते हैं जब एयर में, तो वहां पे ब्लू फ्लेम निकलती है। हम देखते हैं ना एलपीजी, हमारे घर में जैसे जब रोटी बनती है तो आप देखते हो कि ब्लू कलर की फ्लेम होती है जब रोटी पकाती मम्मी, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एलपीजी। और ब्लू और नॉन सूटी, सूटी क्या होता है? सूटी वो ब्लैक ब्लैक कंपाउंड होता है, जैसे राख बच जाती है ना, वो राख, उसी को कहते हैं सूटी। नॉन सूटी यानी कोई भी राख नहीं बचती है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है, क्लीन फ्लेम होती है। और दूसरी तरफ सेकंड पॉइंट में जो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड यानी कि जो आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन्स है, दे बर्न इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम। तो येलो कलर के होते हैं, एक तो येलो कलर के होते हैं, साथ साथ वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस भी उनमें से रिलीज होता है। वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस अगर आप हाथ पे लगाओ तो पूरा काला हो जाता है वो, ठीक है, वो सूटी, उसे हम कहते हैं येलो सूटी फ्लेम होती है विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिकॉज इसका रीजन क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है जिस वजह से येलो सूटी फ्लेम निकलती है, which does not allow get completely oxidized in air, जिस वजह से कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, ये आपको पूरा याद कर लो इन सारी लाइंस को, ठीक है। अब सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम emits oxides of sulfur and nitrogen which are responsible for acid rain। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है इनका जब हम बर्न करते हैं तो इनकी वजह से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, और NO2 SO2 ये जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन और सल्फर के, ये कहाँ पे होते हैं? ये एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, फसल का नुकसान होता है, प्लांट्स और सॉइल भी बर्बाद होती है, ठीक है। सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कंबशन के बारे में, अब डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होना। तो बेसिकली ऐसा हम जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, यही तो हम जानते हैं कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तभी तो कंबशन होगा, तभी तो उसे फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन ये हमने देख लिया। In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid। अब यहाँ पे कुछ alcohols हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक रिएक्शन में, इन रिएक्शन में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। Alcohols can be converted to carboxylic acid in presence of oxidizing agent। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल देखो, यहाँ पे एल्कलीन KMnO4, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम, Km पोटेशियम होता है हमारा K, एंड परमोमैग्नेट, सो MnO4 इसे हम क्या कहते हैं? परमैग्नेट, ठीक है। ऐसा आप इसे याद करोगे। एंड ये आपका क्या है? ये आपका है एक टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ये ऑक्सीजन ऐड कर देता है दूसरे कंपाउंड में, खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, ये है आपका इथेनॉल। ये इथेनॉल क्या होता है? अब देखो यहाँ पे लिखा है CH3, इथेनॉल का फॉर्मूला याद कर लो, CH3COH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। और ये इथेनॉल का जो फॉर्मूला है बिल्कुल रट लो, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। इथेनॉल के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे, इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे याद करें इसे? देखो हमने यहाँ पे एक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक हमने ना सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि CH3 और CH2 को हम कहते हैं इथील। जब हमने पढ़ा था Br को ब्रोमो कहते हैं, प्रीफिक्स वाले में Br को ब्रोमो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं। तो वहीं पर हमने पढ़ा था कि जो CH3 CH2 होता है उसे हम क्या कहते हैं? इथील कहते हैं। क्या कहते हैं? इथील कहते हैं। और यहाँ पे OH क्या है? OH है हमारा एल्कोहल, और एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? इट इज AO। एल्कोहल का लास्ट वर्ड क्या होता है? OL, तो ये हो गया आपका सफिक्स, ठीक है। इथील प्लस OL आपका क्या बन गया? इथेनॉल बन गया,
ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं एल्कोहल। जो नॉर्मल लाइफ में हम एल्कोहल वर्ड का यूज करते हैं यही होता है, वो एल्कोहल। एल्कोहल का ही दूसरा नाम है इथेनॉल, ठीक है। ये इथेनॉल और इज इक्वल टू लिख लो एल्कोहल, ठीक है। ये दोनों सेम बात है और इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसे रट लो CH3CH2। CH3CH2 क्या है, ये इथील है और OH है आपका OL यानी कि आपका एल्कोहल। सो इथील प्लस OL ये आपको देता है इथेनॉल, विच इज कॉमनली नेम्ड एज एल्कोहल, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल एल्कोहल वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देख लिया CH3CH2OH। अब डिस्कस करते हैं वापस। तो ये आपका इथेनॉल हो गया। अब इसको आप एल्कोहल भी कह सकते हो, CH3CH2OH। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड, तो ये आपका एल्कोहल इसे कहा गया है कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इथेनोइक एसिड क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में वो क्या है COOH, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप था। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ये हमारा इथेनोइक ओइक एसिड। उसके सफिक्स में क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, ओइक, और ये हमारा इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक जो हमारा ग्रुप था, जो कंपाउंड की क्लास थी, उसमें से ये फॉर्म हो जाता है जब हम इथेनॉल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई सा भी हो सकता है, या तो आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये में से कोई भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे एक इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर हाउ अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर इथेनोइक एसिड आप कह सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम एडिशन रिएक्शन ही क्यों रखा गया, किसी भी चीज का नाम रखा जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ये इथेनॉल था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, ऑक्सीडाइज हमने इसे किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ गया, आप देख रहे हो COOH है, एक ऑक्सीजन इसमें आ गया यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम ऑक्सीडेशन है। किसी भी नाम का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखो ये है एडिशन, यहाँ पे कुछ एडिशन हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट कॉज रिएक्शन टू ऑकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें जब आप रिएक्शन में यूज करते हो तो वो क्या करते हैं, उस रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं बिना अपना इफेक्ट उस पर दिखाए। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो एक टाइप से आप कह सकते हो रेट बढ़ेगा तो हमारे फायदा होगा, जितना जल्दी केमिकल रिएक्शन होगा दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो कैटलिस्ट इसी का काम करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिली, आगे पढ़ेंगे हम, पहले इस पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो कार्बन के एटम्स में कौन सा डबल बॉन्ड है, मार्कर से भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें दोनों में क्या है, डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, इसमें मैंने क्या करी, हाइड्रोजन ऐड कर दी, और एक और कंडीशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट होना चाहिए, जैसे कि पैलेडियम हो सकता है या फिर निकल हो सकता है। मान लो हमने ले लिया निकल, तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट हमने ले लिया, ठीक है। कैटलिस्ट ले लिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बनेगा, टू गिव अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इन द हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आर का क्या मतलब है, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज एन हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। तो अब एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दी थी, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन यानी कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है, सो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड करी है। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एक निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, उनको हमने हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या फिर आप ये ले लो, पैलेडियम भी ले सकते हो, कोई सा ले लो, ठीक है, और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं।
वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन। देखो यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं क्या अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेन्स होते हैं। व्हाइल एनिमल फैट्स है सैचुरेटेड यानी कि जो एनिमल फैट्स होते हैं उनके पास सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन्स होते हैं। अब क्या होता है जो एनिमल फैट्स होते हैं ना वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करना चाहिए और एनिमल फैट्स का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एनिमल फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और जो हमारे यहाँ पे जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड वालों का यूज करना चाहिए, सैचुरेटेड वालों को हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर दी हेल्थ। क्लियर हो गया? सिंपल है, लॉजिकल है। अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और एनसीईआरटी को एक बार वापस रीड भी कर लेना। ये रिएक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। देखो आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना, जो मतलब प्लेसेस होती है किसी भी कंपाउंड की वो सब्स्टिट्यूट हो जाती है, ठीक है, जगह उसकी बदल जाती है। वैसे यहाँ पे होने वाला है। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रीजेंट्स। तो यहाँ पे जो ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं अनरिएक्टिव होते हैं, ज्यादा वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन however in the presence of sunlight, जब सनलाइट की प्रेजेंस हो और क्लोरीन को ऐड कर दिया जाए in the hydrocarbons in a very fast reaction, क्लोरीन कैन रिप्लेस दी हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन। जो क्लोरीन देखो रिएक्शन पे आ जाए, चलो एक बार से रीड कर लेते हैं। क्लोरीन कैन रिप्लेस दी हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज one type of atom or a group of atoms takes the place of another. A number of products are usually formed with the higher homologous of the एल्केन्स। तो यहाँ पे एक टाइप से कह रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको देखो यहाँ पे CH4 क्या है, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें जब मैंने क्लोरीन को ऐड किया, एक बार रीड भी करते साथ साथ, क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लोरीन को मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में ऐड कर दिया। ये हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा क्लोरीन है, इसको मैंने इसमें ऐड किया। क्या होता है उसके बाद रीड करो, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। कैसे रिप्लेस करेगा भाई, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम थे, एक हाइड्रोजन के एटम की जगह क्या आ गया, हमारा क्लोरीन आ गया। क्या बना, CH3Cl बना। और एक जो हमारा हाइड्रोजन था वो उधर चला गया, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा क्योंकि एक तो इधर चला गया, एक हाइड्रोजन उधर चला गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा, HCl बचा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वापस रीड करो इसको, बिकॉज वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, तो यूजुअली एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं the higher homologous of the alkanes, ठीक है, alkanes के बारे में हम सब जानते हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब एक हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन को ऐड किया जाता है, ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और ये फास्ट रिएक्शन कब होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका स्पेशली ध्यान रखना कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी और जब आप क्लोरीन को ऐड करोगे इस हाइड्रोकार्बन में, तब क्या होगा, ये क्लोरीन वन बाय वन इस हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्लेस करना चालू कर देगा और इसकी जगह क्लोरीन आ गया, एक हाइड्रोजन उधर चला गया, आपका HCl फॉर्म हो गया। ये रिएक्शन याद रखना, ठीक है। इस नाम से क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया हाइड्रोजन की पोजीशन को, ठीक है। सो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही था ये। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अब आती है मेन बात, अब हम 2 कार्बन कंपाउंड्स को थोड़ा इन डिटेल पढ़ने वाला है, इथेनॉल एंड इथोइनिक एसिड। इथेनॉल के बारे में तो हम जानते हैं, अल्कोहल है जो हमारा, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। सो इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इथेनॉइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इथेनॉल इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल, ये इसका फॉर्मूला है। इन एडिशन बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इथेनॉल या फिर आप कह सकते हो अल्कोहल है, ये बहुत सॉल्वेंट होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, ये वाटर में आसानी से घुल जाता है। तो इस वजह से इसका मेडिसिन में यूज होता है। आप जानते होंगे कि काफी मेडिसिन में अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है, टिंक्चर आयोडीन में यूज होता है,
होता है तो हम जानते भी हैं, और कफ सिरप्स में यूज होता है इसका, मैनी टॉनिक्स में आप जानते भी नहीं होंगे, कफ सिरप्स में भी इसका यूज होता है अल्कोहल का, ठीक है। इसे काफी मतलब कैसे एडवांटेजेस यूज भी है। इथेनॉल इज आल्सो soluble in water in all proportions. Consumption of small quantities of dilute ethanol causes drunkenness. Dilute ethanol क्या होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा हो और इथेनॉल यानी कि जो अल्कोहल है उसकी मात्रा कम हो, तो उससे आपको ड्रंकनेस हो जाएगी, यानी आपको थोड़ा सा हेलुसिनेट टाइप का फील होगा, ठीक है। जैसे आप जब अल्कोहल पीते हैं तो कैसी हालत होती है, सो ये ड्रंकनेस टाइप की आपकी कंडीशन हो जाती है जब आप स्मॉल क्वांटिटीज में इथेनॉल का कंजप्शन करते हो। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडम, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस कि भाई जो अल्कोहल है उसका कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब हम जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अब यहाँ पे डाइल्यूट की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे प्योर इथेनॉल यानी कि मतलब जो पूरा इथेनॉल है उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है, उसमें क्या होता है, इट कैन बी लीथल यानी कि आपकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल या फिर इथेनॉल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत बेसिक बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि भाई अल्कोहल जो इथेनॉल है उसके कंजप्शन को हमेशा कंडम किया जाता है। ओके, तो ये तो होगा फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, ठीक है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, ये तो आपको याद होगा। अब इसका रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम इथो ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फर्क क्या है, फर्क यही CH3CH2 तो सेम है, यहाँ पे O भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, सोडियम आ गया, बस इतना ही तो फर्क है। तो बहुत आसान है, सोडियम इथो ऑक्साइड CH3CH2O Na लिखना है और H2 आपकी गैस रिलीज होती है, बहुत इजी। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम, में इसी की स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। विद एथेनॉल एक और प्रोडक्ट बनता है विच इज द सोडियम इथो ऑक्साइड, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ओके, बहुत क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid H2SO4 results in the dehydration of ethanol to give ethene। अब सेकेंड रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो हमारा इथेनॉल होता है ये इथीन कैसे बनता है। इथीन क्या होता है, इथीन ये होता है CH2CH2, ठीक है, ये आपका इथीन होता है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होता है ये हम डिस्कस करेंगे, प्लस H2O। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इथेनॉल को 443 केल्विन पर हीट करते हो विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब एक्सेस में कंसंट्रेटेड यानी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो, पानी की कम हो, तो हम जानते हैं, ठीक है। तो जब इसमें आप हीट करते हो 443 केल्विन टेम्परेचर इथेनॉल को, तो क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होना यानी कि पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज हो जाता है। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल आपको कहाँ दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, ये तो हम सब जानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक H हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, एक H और चाहिए इसमें से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ले लो, तो क्या बचा, CH2 बचा, एक हाइड्रोजन इसमें से ले लिया, CH2 बचा, और यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन ले लिया और ये ऑक्सीजन ले लिया, H2O बन गया हमारा। और यहाँ पे क्या बचा, ये तो कट गया हमारा पूरा, क्या बचा, CH2 बचा। सो CH2 इज इक्वल टू CH2, और ये क्या है, ये है आपका इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख भी देता हूँ, देखो CH2 ऐसे थोड़े लिखोगे, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, C2H4 इज द फॉर्मूला फॉर इथीन। क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ इज इथीन फॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से कैसे बनता है, अल्कोहल से इथीन कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, तो आपको यही केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखना है, ये है आपका इथेनॉल। और इसको जब आप हीट करते हो 443 केल्विन में विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ये क्या देता है, ये आपको देता है इथीन प्लस H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमारा इथेनॉल है इसका डिहाइड्रेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे इथीन फॉर्म हुआ है, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है। बिल्कुल क्लियर हो गया फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रिंग एजेंट। क्या लिखा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसने डिहाइड्रेट कर दिया इसको, इथेनॉल को डिहाइड्रेट करके क्या बना दिया, इथीन बना दिया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, इसको लूज कर दिया, क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। तो इससे वाटर मॉलिक्यूल छीन के यहाँ पे आ गया, एंड इससे हमें क्या किया, इसको डिहाइड्रेट कर दिया। किसने डिहाइड्रेट करा, सल्फ्यूरिक एसिड ने, जो हमारा हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है।
विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल, इस इथेनॉल में से, इस अल्कोहल में से जिसने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो हमने इथेनॉल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने उसके कुछ अल्कोहल के जो मतलब हमने देखा कि अल्कोहल का एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए, एक्सेस उसका मतलब एक टाइप से उसको सोशली भी बॉयकॉट किया जाता है। एंड अब हम यहाँ पे इथेनोइक एसिड की बात करने वाले हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी इथेनॉल की, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड देखेंगे, उसके बाद हम इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दे आर वीक एसिड्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो हमारा हम जैसे कॉमनली इथेनॉल को हम अल्कोहल कहते हैं, कॉमनली हम इसका वर्ड है अल्कोहल, वैसे ये जो इथेनोइक एसिड है इसको हम कॉमनली एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये कौन से ग्रुप ऑफ एसिड से बिलोंग करता है? ग्रुप ऑफ एसिड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इसमें ज्यादातर जो एसिड्स मिलते हैं वो वीक होते हैं। वीक यानी कि वो कम H+ आयन रिलीज करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड का ही दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, इसे ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो हम जानते हैं विनेगर के बारे में, इसका एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह इसका यूज किया जाता है, हमारे किचन में भी होता है ये। अब यहाँ पे विनेगर कैसे बनता है? जब आप 5 से 8% एसिटिक एसिड को पानी में डालते हो, यानी कि 90 से 95% आपका वाटर ही है, लेकिन 5 से 8% क्या है? आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। दैट फॉर्म्स विनेगर। थर्ड पॉइंट, the melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes। तो इसका जो melting point है वो obviously बहुत कम है and hence और इसलिए क्या होता है ये freeze कर जाता है during the winter in cold climate। ये freeze कर जाता है क्योंकि इसका melting point बहुत low है, 290 Kelvin ही है, ठीक है। This give rise to its name glacial acetic acid। देखो ग्लेशियर से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठंडा होता है वहां पे, तो ऐसे इसलिए ना ठंडा हो जाता है जब क्लाइमेट मतलब फ्रीज कर जाता है ये इन द विंटर सीजन, ठीक है, जो हमारा इथेनोइक एसिड है। अब क्लियर हो गया? इसके हमने कुछ बेसिक एक टाइप इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सो द रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड, सबसे पहला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली हम पढ़ेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर्स फॉर्म होते हैं, ईस्टर्स। और ये ईस्टर्स क्या होते हैं? देखो, ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एक एसिड और एक अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि हमारा इथेनॉल बेसिकली, तो उनके रिएक्शन से क्या बनता है? ईस्टर बनता है, वही रिएक्शन है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। ये है हमारा एसिड। एसिड कौन सा है? और कोई एसिड नहीं, हमारा इथेनोइक एसिड जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ यानी कि अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन, अब एक कैटलिस्ट की भी जरूरत है। कैटलिस्ट क्या करता है? जो रिएक्शन है उसके रेट को फास्ट कर देता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन इट। विदाउट मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो नहीं दिखाता है, वो बस उसमें इन्वॉल्व होकर उसकी स्पीड को बढ़ा देता है रिएक्शन की, ठीक है। यहाँ पे एक एसिड कैटलिस्ट भी है। अब इस रिएक्शन को देखो, सबसे पहले ये क्या हमारा CH3COOH, ये हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लो। अब नेक्स्ट क्या है? CH3CH2COH। क्या याद आ रहा है? ये हमारा किसका फॉर्मूला है? ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है, यानी कि हमारे अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो इसको C2H5OH। ये भी आपका इथेनॉल का ही फॉर्मूला है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कार्बन है C2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 + 3 का हो गया 5 हो गया, C2H5 हो गया, OH आप लिख दो। सो ये भी फॉर्मूला किसका है? इथेनॉल का। ये दोनों फॉर्मूले इथेनॉल के, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इसका हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो क्या बनता है? ईस्टर बनता है। ईस्टर का क्या फॉर्मूला है? CH3COCH2CH3 + अब इसको कैसे लिखोगे? थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। देखो, ईस्टर का फॉर्मूला है CH3 लिखा, फिर यहाँ पे देखो COO। अब देखो यहाँ पे CH2CH3, इसको मैं लिख देता हूँ C2H5, क्योंकि लंबा लिखने से अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ CH3 है, CH2 और तो यहाँ पे दो कार्बन है, C2 हो गया एंड H2 एंड H3 यानी कि H5 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दिया C2H5। ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका ईस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे H2 यानी कि वाटर भी फॉर्म हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में। तो ये बेसिकली आपका क्या है? ईस्टर है। दिस इज द ईस्टर,
इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है सो यू कैन राइट इट एज वेल। यहाँ पे बस क्या क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। क्लियर हो गया? अब फ्रेंड्स ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप इथेनोइक एसिड से ईस्टर बनाओगे। तो केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद है कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब हम इथेनॉल यानी कि अल्कोहल के साथ करते हैं तो ईस्टर फॉर्म करता है प्लस H2O यानी कि वाटर भी फॉर्म होता है। ओके, अब फ्रेंड्स इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी है जनरली ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीस आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इनका कुछ यूज भी बताया है। ये जो ईस्टर बना है यहाँ पे, ये ईस्टर के क्या क्या बेसिकली यूजेस होते हैं। ये स्वीट होता है, टेस्ट में स्वीट सेलिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ये होता है, स्वीट होता है, साथ साथ इसका परफ्यूम पे यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसका यूज होता है। ठीक है, ये इसके दो यूजेस आप याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, एक और रिएक्शन है ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है which is an alkali, basically base है ये। The ester is converted back to the alcohol and sodium salt of carboxylic acid। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ईस्टर बना है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिएक्शन में कुछ ऐसी एरो का यूज किया गया है। देखो कुछ ऐसी एरो, यहाँ पे गलत बन गया, ऐसी एरो का यूज किया गया है। इसका क्या मतलब होता है देख लो यहाँ पे, और इसके ऊपर एसिड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि अगर इस ईस्टर का रिएक्शन, जैसे ये जब हमने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, तो हमारा ईस्टर बना है और H2O बना। अब यहाँ पे जब मैं इस ईस्टर का रिएक्शन कर दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वापस मेरा क्या बन जाएगा, इथेनॉल बनेगा और क्या बनेगा, और बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, हमारा एक टाइप से रिवर्स हो गया, इसीलिए इन एरोस का यूज किया गया। आ गया समझ? अब देखो यहाँ पे रिएक्शन, तो ये क्या हमारा, ये हमारा ईस्टर है, ये हमारा ईस्टर यही है। यहाँ पे देखो ये जो भी हमने पढ़ा ना, ये और ये सेम ही तो है, ये हमारा ईस्टर ही है। तो ईस्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CH3COO और CH2CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है C2H5, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अब इसका जब आप रिएक्शन करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब आप इसको ट्रीट करवाते हो तो क्या फॉर्म होता है, C2H5OH यानी कि ये क्या हमारा, ये हमारा इथेनॉल है, प्लस CH3COONA, ये क्या हमारा, ये हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये CH3COOH अगर यहाँ पे Na नहीं होता और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जगह क्या है, सोडियम है, तो ये हो गया हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये फॉर्म होते हैं जब आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो CH3COOC, ये क्या हमारा ईस्टर, इसका रिएक्शन करवाते हो तो ये फॉर्म होता है हमारा इथेनॉल और यहाँ पे हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लो क्या है, और ये हमारा क्या है, यही हमारा सोप भी है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, तब आपको क्लियर होगा। अब देखो this reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap। तो यानी कि ये जो भी आपने रिएक्शन पढ़ा है ना, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसी का यूज किया जाता है सोप बनाने के लिए। और सोप क्या होता है, बेसिकली सोप इज दी, सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी की लॉन्ग चेन जब बन जाती है, लंबी लंबी चेन्स बन जाती है, जब आपने लंबी लंबी स्ट्रक्चर देखे ना, जैसे कार्बन के, हाइड्रोकार्बन के हमने देखे स्ट्रक्चर, तो इन लंबी चेन्स को क्या कहते हैं, दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सोप में इस केमिकल रिएक्शन का यूज होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन स्पेलिंग है SAPONIFICATION। ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसे याद रखना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या होता है, सोप फॉर्म होता है इन रिएक्शंस में। ओके, जो भी हमने ऊपर रिएक्शन डिस्कस किया, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीट किया विद द बेस व्हिच इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा ईस्टर फॉर्म हुआ और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ। और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये हमारा सोप है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। और यहाँ पे और दो रिएक्शन, हमने पहला रिएक्शन क्या डिस्कस किया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब सेकंड है यहाँ पे रिएक्शन विद अ बेस, यानी कि जब एक इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन हम एक बेस के साथ करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं। सो रिएक्शन विद अ बेस लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ साल्ट and sodium ethanate or commonly called sodium acetate and
वाटर। हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, हमारा एसिड कौन सा है, हमारा इथाइनिक एसिड है, और एसिड हो गया, बेस कौन सा है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस हो गया, एंड CH3COOH ये क्या है, ये हमारा इथाइनिक एसिड है। ठीक है, तो इनका रिएक्शन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, CH3COON है। ये क्या है, इनका नाम याद कर लो, ये है आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता है ये क्या आपका सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे पहचाना मैंने, ये है सोडियम और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सिर्फ क्या आ गया, सोडियम आ गया। तो ये साल्ट फॉर्म हुआ प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे ये रहा हमारा बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर, हो गया क्लियर। अब अगला देखते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जब हमारा एसिड यानी कि इथाइनिक एसिड का रिएक्शन जब हम कार्बोनेट्स के साथ करवाते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इथाइनिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू अ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। दोनों में ही सेम है, दोनों में ही साल्ट फॉर्म होता है, दोनों में ही वाटर फॉर्म होता है, दोनों में ही CO2 गैस रिलीज होती है। द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है, ये CH3COOH, ये क्या आपका, ये है हमारा अपना इथाइनिक एसिड और ये भी हमारा इथाइनिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ करवाया, फिर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाया। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, CH3 यानी कि साल्ट फॉर्म हुआ, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी साल्ट फॉर्म हुआ। क्या है, ये हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल हो गया, दोनों ही रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाले हैं, इनसे रिलेटेड केस बेस्ड आ सकता है या कहीं से भी, जैसे आपका असर्शन रीजनिंग आ सकता है कि कोई एलिमेंट X है, जब उसका रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं, मेटल Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो ये फॉर्म होता है, तो एलिमेंट X कौन सा है, तो आपको रिएक्शन याद होगा, आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन, अब आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारा जो सोप मॉलिक्यूल होता है वो किस फॉर्म में होता है, लॉन्ग चेन, यानी कि लॉन्ग चेन होती है सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3COONA। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही पोटेशियम भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं सोप मॉलिक्यूल। ऐसा हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसे हम थोड़ा और आसानी से समझते हैं। पहले दूसरा पॉइंट रीड करते हैं। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद द ऑयल। इसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि एक सोप का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, वो हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा CH3, ये ऐसे 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 आपकी चेन होती है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे देखेंगे। तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 आएगा क्योंकि दोनों तरफ तो दो यहाँ पे हो गए तो दो हाइड्रोजन के आएंगे। यहाँ पे भी CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा, देन CH2, ऐसे CH2 आएगा लास्ट में, देखना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 आएगा। ये सब क्या फ्रेंड्स, ये आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है, जो लॉन्ग आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है ये है वो। ठीक है, CH2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका C है ना, इस यहाँ पे डिफरेंस है कि लास्ट वाला क्या होता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ये नेगेटिव होता है, एंड यहाँ पे Na+ होता है। ठीक है, इसे बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ये अभी वहां पे हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे। ये वाला जो पार्ट है, ये जो लॉन्ग वाला कार्बन चेन वाला पार्ट है, इसका फंक्शन अलग है, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, इसका फंक्शन अलग है, वो हम उस सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, वापस आ जाते हैं पॉइंट्स को डिस्कस करने। ओके, सो ये रहा हमारी स्लाइड, एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा था, दी आयोनिक एंड। आयोनिक एंड कौन सा है, जहां पे वो लास्ट वाला जो पार्ट था दैट वाज दी आयोनिक एंड। वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वाटर के साथ, यानी कि वाटर में, पानी में जो भी डर्ट होती है, गंदगी होती है, उसको साफ करने में वो आयोनिक एंड काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हो जो आयोनिक एंड होता है ना, देखो वो जो आयोनिक एंड हमने डिस्कस किया, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आयोनिक एंड है ये वाटर लवली होता है, यानी कि वाटर में जो डर्ट प्रेजेंट होता है ये उसको साफ करता है। अब ये वाला जो पार्ट है, देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, सो इसके फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं।
ये दोनों के फंक्शन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो व्हाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, यानी कि जो लंबी कार्बन की चेन थी ना, हाइड्रोकार्बन की जो चेन थी, इसमें हाइड्रोजन भी था बेसिकली, तो उसका क्या काम होता है, वो ऑयल यानी कि जो ऑयल डर्ट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में जो बीच में आपको सेंटर दिख रहा है ये है आपका ऑयल डर्ट, और यहाँ पे आप देख लो कि ये क्या है, ये सब बाकी वही तो कार्बन वाली चेन है, वो कार्बन वाली चेन है इसमें, और लास्ट में सर्कल क्या है, ये सर्कल है आपका आयोनिक एंड, ठीक है। क्यों देखो हमने जो सी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बनाया, एक बॉन्ड हमने ऑक्सीजन का वहां पे बनाया और Na+ था, तो उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये सर्कल यानी कि वही हमारा जो लास्ट में सी था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन नेगेटिव और हमारा Na+, ठीक है, ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन की चेन है लंबी, ये इस ऑयल के साथ कर रही है, ठीक है, जो ऑयल हमारी डर्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है, जो आयोनिक एंड होता है सर्कल वाला, ये हमारे वाटर वाले डर्ट के साथ रिएक्ट करता है, उसको मतलब साफ करता है, जो वाटर में डर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इनका काम होता है पूरे स्ट्रक्चर का। ये क्लियर हो गया। दी सोप एंड मॉलिक्यूल्स थस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसेल्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे हम माइसेल्स कहते हैं, ओके। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयोनिक एंड फेसेस द आउटसाइड, यानी कि जो हमारा कार्बन चेन वाला पार्ट है वो ऑयल ड्रॉपलेट है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जो हमारा आयोनिक एंड है, इस सर्कल वाले क्या हमारा आयोनिक एंड है, ये वाटर वाली डर्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। हो गया क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये हमने जो सोप का एक मॉलिक्यूल होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका क्या काम होता है वो हमने डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दी सोप माइसेल्स थस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। ऑब्वियसली हम ये जो साबुन होते हैं इनका यूज इसलिए तो करते हैं कपड़े साफ करने के लिए, नहाते टाइम इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब the magnesium and calcium salt present in the hard water react with the soap molecule to form insoluble product called scum। तो जब यहाँ पे ना ये जो सोप होता है, जब ये हमारे हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारा कैल्शियम साल्ट एंड मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, इनके साथ जब सोप रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक स्कम बनता है। स्कम क्या है, बेसिकली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है जो घुलता नहीं है, बाहर से जम जाता है। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई बेसिकली, क्योंकि देखो अगर स्कम फॉर्म होगा तो अच्छी बात थोड़ी है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आता है हमारा डिटर्जेंट। क्या हमने डिस्कस किया कि जब जो हमारे हार्ड वाटर में जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जब सोप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है स्कम। और ये स्कम क्या करते हैं, दिस क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एजेंट, यानी कि साफ सफाई करने में, जब आप मतलब नहाते हो या फिर कपड़े साफ करते हो तो उसमें बहुत डिफिकल्टी फेस होती है, इसीलिए हम यहाँ पे डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड द डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट्स। ये हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी, स्कम वाली जो प्रॉब्लम थी, जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, ये जो इसको फॉर्म होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिटर्जेंट आता है। क्योंकि देखो हार्ड वाटर में हमारा सोप तो सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ पे हार्ड वाटर को कौन ट्रीट करेगा, हमारा डिटर्जेंट करेगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम साल्ट्स और सल्फ्यूरिक एसिड्स और एमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूल ऑफ सोप होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। वैसे जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो सोडियम साल्ट या सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, या फिर एमोनियम साल्ट होता है क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयंस का। इसे याद रखना, ठीक है। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि दोनों ही लंबी हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म करते हैं। जो हमने लंबी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन देखी थी, हाइड्रोजन और कार्बन की, वो दोनों ही ये फॉर्म करते हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in the hard water। अब डिटर्जेंट क्या करते हैं, डिटर्जेंट का जो आयोनिक एंड होता है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो हमारे हार्ड वाटर में जो हमारे सोडियम जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के, इनके साथ ये जो हमारे डिटर्जेंट है ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। थस दे रिमेन इफेक्टिव इन दी हार्ड वाटर, इसीलिए हम इन डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं हार्ड वाटर में और सोप्स का यूज नहीं करते हैं। ओके, सो क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट है, डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। यानी कि जो हम शैम्पूज यूज करते हैं नहाते टाइम या फिर मतलब कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, टाइड, रेन, हम घर में अलग अलग हमारे टाइप्स के डिटर्जेंट्स होते हैं। सो इनका यही काम होता है, यानी कि क्लीनिंग वाले वर्क में डिटर्जेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और सोप्स का भी होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन इनसे आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट। आपको सबसे पहले बेसिकली यही लिखना है कि सोप्स क्या होते हैं, वो
उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका मॉलिक्यूल कैसा होता है, डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल कैसा होता है, मतलब हार्ड वाटर में सोप्स का क्या मतलब रोल होता है, और हार्ड वाटर को जो हमारे डिटर्जेंट्स है वो कैसे ट्रीट करते हैं, उनके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। सो ये इसके बीच में डिफरेंस होने वाला है। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को इन डिटेल अच्छे से समझा। सो वी होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, सो यू कैन टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।